हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो आज हम जो है HP टैट की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हम एक बहुत ही केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपके पास, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। क्या है आपके पास? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे आप टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो या फिर अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपको नेट के बाद कमीशन देना है, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। ठीक है, सो आज इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसके ऊपर लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो आपको HP टैट की केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा ये चैप्टर भी। बट आज मैं क्या है, एक पूरे लेक्चर में आपका ये चैप्टर ट्राई करूँगी कि ख़त्म कर दूँ। उसके बाद जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, उनको हम यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो जैसा चैप्टर का नेम सजेस्ट कर रहा है आपके पास, क्या है चैप्टर का नाम? केमिकल बॉन्डिंग है चैप्टर का नाम। ठीक है, बॉन्डिंग। तो कोई भी एटम्स है वो बॉन्डिंग के अंडरगो क्यों जाते हैं, मतलब बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, क्यों चाहते हैं कि वो बॉन्ड बनाएं। हमारे पास अगर हम बात करें अपनी नोबल गैसेस, ठीक है, मेरे को इतना तो होगा कि आपने एटलीस्ट जो ग्रुप्स वाइज हैं एलिमेंट है उनको लर्न कर लिया होगा विद द निमोनिक्स। अगर नहीं करा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक सभी के निमोनिक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपने वहाँ देखा होगा नोबल गैस जो कि है आपके पास 18th ग्रुप। ठीक है, 18th ग्रुप है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये आपके मेनली एलिमेंट आते हैं। तो ये वो एलिमेंट है जो क्या है आपके पास कि बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। अगर हम बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो ये हमारे पास बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। अगर हम बात करें इसमें, अभी हम अगर प्लस करें अपना 32, 86, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इनके एटॉमिक नंबर। तो ये ऐसे एलिमेंट है जो बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये नोबल गैसेस है। कैसी है ये? स्टेबल। तो इनको ज़रूरत नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन की। ठीक है, इनको ज़रूरत नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन की। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट ले लेती हूँ। क्या है आपके पास? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सिसियम एंड देन लास्ट में फ्रेंशियम। ये आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ या एटॉमिक नंबर ही लिखती हूँ, इसका होता है 1, 3, 11, 19। उसके बाद फिर क्या करेंगे इसमें हम, ये नहीं है, इसके बाद 36 के बाद ये 37 होगा, 59 होगा और ये 87 होगा, ऐसे होगा ये। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखें ये जो सोडियम है, कि सोडियम जो है काफ़ी सारे कंपाउंड बनाता है, आपको पता ही है। सोडियम क्लोराइड जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है हमारी डाइट का, जो कि आपका अगर हम बात करें किसकी, कॉमन सॉल्ट का नाम होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट में तो बहुत सारे कंपाउंड है। तो हमने देखा कि जो सोडियम है वो क्या है, एटॉमिक नंबर आपके पास 11। क्या है आपके पास? 11। तो ये स्टेबल नहीं है। क्या नहीं है? ये स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? नियोन स्टेबल है तो उसके पास उसका एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास? 10। तो वो पहुंचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, तो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम क्या बन जाएगा आपके पास? ये कटायन बन जाएगा, सोडियम कटायन। अब ये सोडियम कटायन है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है, किसी के ऊपर भी चार्ज हो वो स्टेबल नहीं है, तो ये जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। मतलब हर कोई क्या चाहता है कि उसका ऑक्टेट जो है वो क्योंकि अब ये सोडियम जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसा थोड़ा ना कि इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसका इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई लेगा ना, जिसको ज़रूरत होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा। लेट्स से क्लोरीन है, उसको ज़रूरत होगी तो वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है? क्लोरीन नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई भी एलिमेंट जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर क्यों जाता है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। एक तो ये रीज़न है। ठीक है,
क्या रीज़न आया? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, उसके बाद दूसरा रीजन जो मेन रीजन है, टू मिनिमाइज द एनर्जी, टू मिनिमाइज द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए भी क्या है, एटम बॉन्ड फॉर्मेशन के अंडर जाते हैं। मिनिमाइज क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है, इस चीज़ को आप नोट डाउन करोगे, एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। मतलब किसी की जितनी ज़्यादा एनर्जी हो गई वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। इसको आप कैसे लर्न करोगे? लेट्स से कि कोई पर्सन है, आपके पास एक बच्चा है, वो क्या है, मतलब वॉक कर रहा है, और एक दूसरा बच्चा है वो क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। ठीक है, रनिंग कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो एनर्जी रनिंग वाले की ज़्यादा है, आप बोलोगे इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा। तो अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, गिरने के चांसेस ज़्यादा किसके हैं, इसके ही है ना, क्योंकि वो भाग रहा है, जो भी भाग रहा होगा उसके चांसेस ज़्यादा है। ये तो वॉक कर रहा है या फिर रेस्ट पे हो, अगर कोई पर्सन रेस्ट पे है तो उसके चांसेस कम है। तो अगर उसके चांसेस कम है, विच मीन्स कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारे पास कम है। तो यहाँ से आप लर्न रख सकते हो कि जो हमारे पास एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रही है किसके, स्टेबिलिटी के। हर कोई अपनी एनर्जी कम करना चाहता है। दूसरा रीज़न है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो ये तो जनरल आ गया आपके बारे में बेसिक, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं ना, तो वो बात हो जाएगी कि आपको टॉपिक तो मैं करवा दूंगी, ठीक है, बट अगर पेपर में क्वेश्चन घूम गया, मतलब जैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि अभी जो पेपर्स हो रहे हैं ना उसमें ऐसा हो रहा है कि प्रीवियस ईयर से पैटर्न थोड़ा हट के आ रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो कैसा मर्जी घुमा फिर आके वो क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हर सब्जेक्ट का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने देख लिया क्यों कोई भी जो है केमिकल बॉन्ड बना रहा है। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, क्या आता है हमारे पास, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझना है आपने, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कौन कौन से बॉन्ड है हमारे पास। तो हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, अच्छे से समझना है इसको। 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। पहला है आपका आयनिक बॉन्ड। ठीक है, दूसरा है आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा आपका आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहला आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? देखो इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है आयंस। ठीक है, मतलब ऐसे बॉन्ड जिसमें आयंस फॉर्म होते होंगे उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब आयंस। आयंस क्या होते हैं, स्पीशीज कंटेनिंग चार्ज, मतलब कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कंटेन करे किसको, चार्ज को। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आयंस। तो उन्हीं आयंस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करोगे यहाँ पे कि जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है आपके पास वो मेटल प्लस में नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटल प्लस में नॉन मेटल के बीच में। जैसे हमारी मेटल की बात करें हम सोडियम, और हमारा नॉन मेटल है क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड। MgCl2, मैग्नीशियम इज अ मेटल और Cl2 क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। MgCl2, LiCl, KCl, तो ये सारी मेटल्स है। मेटल के साथ मैंने क्या लगाया हुआ है, नॉन मेटल। तो ये इनके बीच में जो भी बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब देखते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ होगा। देखो आपके पास है सोडियम, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है।
ठीक है। और इधर है क्लोरीन 17, उसके नियर बाय नोबल गैस है आपकी 18 वाली, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन मिला, वो क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। और यहाँ पे पॉजिटिव, तो जहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है उनमें होगी अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन होने की वजह से क्या आती है हमारे पास, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द डिफरेंट चार्ज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इज नोन एज अ आयनिक बॉन्ड। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बट इसके फैक्टर्स के ऊपर जनरली क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो हम देखते हैं कि फैक्टर्स के ऊपर कैसे हम इसको समझते हैं चीज़ों को। जैसे हमने देखा कि मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, मेटल ने क्या करना है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, ठीक है। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है वहाँ पे कौन सी एनर्जी आती है, the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is known as a ionization enthalpy। याद रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद हमने ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल करा था, वहाँ पे ये चीज़ें डिटेल में बताई है, आपको नहीं देखिए तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपके पास क्लोरीन, क्या आता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है वहाँ पे कौन सी इंथैल्पी इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो अगर हमें चाहिए कि मेटल जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और क्लोरीन जल्दी से जल्दी गेन करे तभी आयंस बनेंगे, तो अगर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करे विच मीन्स जो वैल्यू होनी चाहिए आयनाइजेशन इंथैल्पी की फॉर द बेटर बॉन्डिंग वो क्या होनी चाहिए, लो, तो पहला फैक्टर ये आता है। सेकंड फैक्टर आता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो होनी चाहिए हाई, क्योंकि कोई भी जब गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है, तो जितना स्टेबलाइज्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये टू मेन फैक्टर्स है आपके पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के। कोई भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है तो उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होनी चाहिए, तभी आपके पास क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर डिपेंड करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक और टर्म आती है लैटिस इंथैल्पी, क्या आती है आपके पास, लैटिस इंथैल्पी। देखो हमारे पास क्या हुआ, सोडियम पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या, ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है, लेट्स से हम कंसिडर कर लेते हैं इनकी एनर्जी है 100, इसकी एनर्जी है 80, हमने वैसे कंसिडर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो अनस्टेबल थे, जैसे ये कंबाइन हुए तो इन्होंने स्टेबल होके मतलब NaCl बनाया, NaCl क्या बना आपका, स्टेबल हुआ, ठीक है, NaCl स्टेबल हुआ। तो अगर स्टेबल हुआ विच मीन्स इन्होंने एनर्जी रिलीज़ करी होनी, मतलब मान लो यहाँ से 20 होगी, यहाँ से भी 20 होगी, तो रिलीज़ हुई एनर्जी क्योंकि स्टेबल हुआ, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ बोला गया वो। तो मैंने पहले ही आपको बताया था जब भी कोई चीज़ अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी होती है ज़्यादा और जब वो स्टेबल बनती है उसकी एनर्जी कम। तो ज़्यादा से कम एनर्जी कैसे गई होगी, एनर्जी रिलीज़ हुई, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुई, हमने कंसिडर कर ली यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 रिलीज़ हुई। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई, दिस एनर्जी इज़ नोन एज अ लैटिस एंथैल्पी। The energy releases when the constituent ions combine to form a ionic compound। मतलब जो constituent ions है जब वो combine करते हैं उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। एक डेफिनेशन तो ये हुई इसकी, ठीक है। उसके बाद लेट से आपके पास NaCl बन चुका है, क्या है आपके पास, NaCl बन चुका है, हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ उसको बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगी है मतलब रिलीज़ हुई थी उतनी उसको ब्रेक करने के लिए लगेगी। तो लैटिस एंथैल्पी की दूसरी डेफिनेशन ये भी है हमारे पास, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयनिक बॉन्ड बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। मतलब कि जो हमें एनर्जी चाहिए आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उसको भी हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो ये दोनों डेफिनेशन ही आपके पास लैटिस एंथैल्पी की है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, या तो क्वेश्चन ये फ्रेम होगा कि आपको 4 एग्जांपल्स दिए जाएंगे, वो पूछेंगे किसका जो आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट ये पूछेंगे, या फिर वो पूछेंगे लैटिस एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा उसका ही आयनिक बॉन्ड ज़्यादा, मतलब दोनों के फैक्टर सेम ही है, एक को समझ लो दूसरा भी सेम ही चलेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी आपके पास, ठीक है।
सो आप देखो इसको समझते हैं, बना कैसे, ये हमारे पास कैटायन से बन रहा है आयनिक बॉन्ड, कैटायन से बन रहा है और अनायन से बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो एक रूल था फेजान रूल्स कि कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा, इसका कैटायन का साइज स्मॉलर होना चाहिए, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा फिर क्या होगा, उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो वो अनायन को उतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। और अनायन का साइज क्या होना चाहिए, ग्रेटर, ठीक है। अनायन का साइज क्या होना चाहिए, ग्रेटर। तो बस जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो इन्हीं चीज़ों को कंपेयर करके हम उसको आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, ये समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। लेट से आपके पास है LiCl, KCl, NaCl और CCl, ठीक है, ये है आपके पास। तो वो पूछ रहा है कि बताओ किसमें लेटेस्ट एंथैल्पी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, किसमें लेटेस्ट एंथैल्पी अगर हम पूछें सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो अनायन तो क्या है यहाँ पे, अनायन तो सभी में ही सेम है, तो अनायन को कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम उठाते हैं कैटायन को, तो लिथियम पॉजिटिव होगा, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, पोटाशियम पॉजिटिव होगा, सोडियम भी पॉजिटिव होगा और सीजियम भी पॉजिटिव होगा, यही होगा हमारे पास। तो हमें पता है कैटायन का साइज़ जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा लेटेस्ट एंथैल्पी होगी। तो अगर हम इनको ग्रुप में अरेंज करें, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटाशियम आता है, रुबीडियम के बाद में सीजियम आता है, तो हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज़ क्या करता है, इंक्रीज। तो सबसे छोटा साइज़ किसका हुआ, लिथियम का, विच मीन सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट एंथैल्पी या स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा वो किस में होगा, LiCl में, ठीक है। तो ये था आयनिक बॉन्ड के बारे में। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जैसे जैसे आए हैं, वो मैंने हर टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं अपने दूसरे बॉन्ड पे, वो है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड। हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर लिया, अब आया कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर ये दोनों बॉन्ड्स की बात करें ना हम, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है ये, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दोनों ही बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें जो शेयरिंग होती है, लेट्स से ये A है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली B है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो इसके पास एक बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलता है तू मेरे को दे दे, मैं तेरे को दे देता हूँ, शेयरिंग से बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ उसको बोलेंगे हम कोवेलेंट। अब इसको कोवेलेंट क्यों बोला, क्योंकि जो कोवेलेंट है उसमें क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब क्या है कि दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जितने A दे रहा है उतने ही B देगा। तब वहाँ पे जो शेयरिंग हुई है उसको म्यूचुअल शेयरिंग बोल के हम बोलते हैं कि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब बात आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, बट जो शेयरिंग होगी हमारे पास, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स only from one atom, मतलब एक ही एटम इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बॉन्ड बनेगा बट एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे, लेट्स से आपके पास है NH3। NH3 क्या होता है आपको पता है, किसका वो है, ये है आपके पास अमोनिया का, अमोनिया का, ठीक है। तो ये NH3 आपके पास, तो ये रहा NH3। अगर हम इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दें, लेट्स से हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब क्या, H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके ऊपर इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब जो एक था वो भी वो दे चुका है, तो इसके पास अब देने को कुछ भी नहीं है, मतलब ये सिर्फ ले ही सकता है। तो ये नाइट्रोजन है ना, इसके ऊपर होता है लोन पेयर। कैसे होते हैं लोन पेयर, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा कि चल तू ले ले दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे से। तो क्या होगा, ये जो ऐसे H3H तो एज इट इज़ लगे थे, तो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए H इसको, क्योंकि इसने गेन कर लिए तो नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया, बट इसने लूज़ करे इस पे आ गया पॉजिटिव। बट ये बॉन्ड कैसा फॉर्म हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं, जिसको बोलते हैं हम NH4 पॉजिटिव।
तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि आपके पास कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और कौन हमारे पास सिंगल मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास लोन पेयर हो। तो हम कैसे देखते हैं किसी के ऊपर लोन पेयर है या नहीं है, वो आगे जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे डिफरेंट तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमने बॉन्डिंग के ऊपर देखा, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हम अपनी वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी के बारे में, वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो अब हमने ये थ्योरी पढ़नी है, इसके लिए आपको जो भी मैंने ग्रुप वाइज एलिमेंट लर्न करवाए हैं, कौन कौन से, एस पी डी, जनरली एस एन पी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं कंबाइंड जब होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो इसको तो आपको पता ही होगा, डी ब्लॉक, इनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। और एफ ब्लॉक की बात करें अगर हम, सो एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को अब नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं बोल रही थी कि ये थ्योरी करने से पहले आपको हर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी होनी चाहिए। कि अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन नाइट्रोजन? 5। क्यों 5 कर रहा है? क्योंकि वो 15th ग्रुप में आता है। 15 ग्रुप में आता है, उसमें लास्ट में 5 है तो 5। बोरोन 13 ग्रुप में आता है, 3 है तो 3। ऑक्सीजन 16 ग्रुप में आता है तो 6 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अपने फ्लोरीन 17 ग्रुप में आता है तो 7 है आपके पास। फॉस्फोरस 15 ग्रुप में आता है तो 5 है उसमें इलेक्ट्रॉन। सल्फर 16 ग्रुप में आता है तो 6 है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है, दैट्स वाई उनको ग्रुप वाइज लर्न किया जाता है ताकि आपको याद रहे चीज़ें। ठीक है, तो वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, इसमें जनरली अगर हम बात करें तो बोला गया था कि जो भी जब बॉन्डिंग होती है मेटल्स या नॉन मेटल्स, मतलब जो हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को हम डिटेल में करेंगे कि जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है उसमें वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, जो हमारे पास वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं आपके आगे जाके अगर हमने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो जैसे अब हमें ना किसी की बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं, लेट्स से ना हम NH3 की बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, तो इससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। NH3 की बॉन्ड फॉर्मेशन की NH3 ही क्यों बना है आपके पास। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सेंट्रल एटम देखते हैं अपना। सेंट्रल एटम क्या है आपके पास? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। तो इसमें जो आपके पास है एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 हो जाएगी। तो वैलेंस शेल सेकेंड वाली, यहाँ से 2s आ गया और यहाँ से 2p आ गया। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 लगे हुए हैं। तो जितने भी साइड आइटम्स होते हैं उतने हमें सिंगली इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे इन्वॉल्व है सिंगली इलेक्ट्रॉन। देखो, तो ये H आ गया। सिमिलरली H ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, अब H ने यहाँ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, बट बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करे हैं, बट वैलेंस शेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन चाहे वो बॉन्डिंग में जाए चाहे ना जाए, वो हम उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से अगर हम NH3 बनाएं तो कैसा बनेगा, मतलब ऐसे LH से H H H,
क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ पड़े हैं, तब करके हम उनको एज अ लोन पेयर दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर बनाना हो अगर आपको, कि आपके पास नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 लगा दिए, कितने एच लगे हुए हैं एच एच 3 एच लगे हुए हैं, 2 लोन पे। सिमिलरली अगर हम वाटर की बात करें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है 16 में, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6, कितने एच लगे हैं 2 एच लगा दिए, बाकी 2 लोन पेयर एज इट इज़ बचे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं ये लोन पेयर का आइडिया। तो आई होप आपको लगा होगा कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से एज सच आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आपको आएगा हाइब्रिडाइजेशन से, ज्योमेट्री से, शेप से। तो उन चीज़ों को अब हम डिटेल में देखते हैं कैसे हैं। मतलब जो ना अगर हम बात करें, नाइट्रोजन है, ठीक है, NH3 है, इसका तो स्ट्रक्चर बना दिया हमने। अगर ना अब आपके पास एक आया PCl5, मतलब इसकी वेस्पर थ्योरी की आगे जाके क्या आ जाती है, लिमिटेशंस आती है। वेस्पर थ्योरी, फॉस्फोरस है हमारे पास 15 ग्रुप में ही आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3s2 3p3 होगी, ठीक है, वैलेंस शेल की। तो मैंने लगा दी यहाँ पे 3s2 1 2 3 4 5, तो यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन है, बट क्लोरीन कितने लगे हुए हैं 5 लगे हुए हैं। तो ये 5 कैसे फॉर्म हुए होंगे, इसको जो वेस्पर थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर जो हमारे पास आई थी, वो आई थी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। वेस्पर थ्योरी में हमारी डिफरेंट शेप्स एंड जो भी आपकी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री आई थी, वो वेस्पर थ्योरी में ही आई थी। पर मैं यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन करवा रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन करवा के फिर मैं आपको शेप्स का आइडिया दूंगी, क्योंकि दोनों को कंबाइन चलाएंगे, दोनों के कंबाइन क्वेश्चन आते हैं। तो पहले थी उसका बता दूं मैं आपको, मतलब शेप्स का बता दूं, उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन का बताऊं, वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ अ orbitals, intermixing of the orbitals having the same energy to give a new set of atomic orbitals having similar energy, मतलब having similar, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमारे पास इंटरमिक्सिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की, ऑर्बिटल मिक्स होके हमें सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, अपनी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास S है प्लस में P है, ठीक है, S और P कंबाइन करेंगे तो हमें SP, जैसे S आपको पता है कौन सी शेप का होता है, ऐसे। और अगर हम P की बात करें तो P हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ऐसे। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया प्लस प्लस, तो यहाँ से क्या बना आपके पास, लेट्स से ऐसे करके ये बना, तो ये हुई ओवरलैपिंग। तो इस ओवरलैपिंग से जो एटॉमिक ऑर्बिटल बना SP, बनता क्या, अगर हम इसको ओवरऑल बनाएं तो ऐसा बनता है ये, ऐसे बनता है ये, ठीक है। ये हमारा है SP ऑर्बिटल। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, S एंड P, 2 कंबाइन करे हैं ना, तो हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं वो भी 2 ही आएंगे। ये जस्ट मैंने आपको शेप बताई है कि ऐसी बनती है हमारे पास, कि S और P कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ऐसी शेप कैसे बनी, चाहे आप इसको ऐसे बना लो या फिर चाहे आप इसको ऐसे बना लो, ऐसे करके यहाँ छोटा सा लोग ये, तो मतलब या तो ये ऐसी बन रही है या ऐसी बन रही है, तो लीनियर बोल सकते हैं ना हम इसको, यस। तो यहीं से सबसे पहली आपकी शेप या ज्योमेट्री आएगी। देखो इस क्वेश्चंस को अब जो मैं करवाने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आया कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कितना आया कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 आया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या पहुंची, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, हाइब्रिडाइजेशन पहुंची SP, हाइब्रिडाइजेशन क्या पहुंची SP। ज्योमेट्री की बात करूं, ज्योमेट्री आई लीनियर, क्या आई ज्योमेट्री, लीनियर। और एक चीज़ में बॉन्ड एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। बॉन्ड एंगल कैसी थी, लीनियर, ऐसे करके ऐसे, तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम कितना होगा
180 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल फॉर्म होता है। मतलब बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है कि जो भी दो एटम्स है वो खुद में कितना बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब जो बॉन्ड बना उसके बीच में जो एंगल है, ताकि जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड्स में, तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है, तो उस रिपल्शन को कितना वो मिनिमाइज कर सकते हैं, उस डिस्टेंस तक वो खुद को लेके जाते हैं, तो वो लीनियर में हमारे पास 180 पहुँचता है आपके पास। ठीक है, अब बात आती है, आपको एक फॉर्मूला नोट डाउन करना है कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो इसको, इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में अगर हाइड्रोजन है या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब हैलोजन्स में से कोई है वो ऐड करोगे, प्लस में अगर केटायन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो माइनस करोगे इलेक्ट्रॉन्स को, और अगर अनायन है, एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम, अनायन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करे हुए हैं, तो माइनस का मतलब प्लस करोगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये फॉर्मूला बनेगा। देखते हैं इसको कैसे करें। जैसे आपके पास है CO2, एग्जाम्पल ले लेते हैं CO2, ठीक है, CO2 है, आपको आगे क्वेश्चन की बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर वाइज आपने ज्योमेट्री लर्न कर ली है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास मतलब CO2, क्या फॉर्मूला बताया, हाफ कार्बन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से ग्रुप में आता है, 14 में, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में ऑक्सीजन है, वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/2 कट करके 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी हमारे पास, इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी हमारे पास ये तो हाइब्रिडाइजेशन आई ना, ज्योमेट्री आएगी इसकी लीनियर। ठीक है, ज्योमेट्री आएगी लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी SP। देखो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है 2 ही ऑर्बिटल है, S एंड P हमारे पास। कैसे होगा, सेंटर में कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन में हमारा पाई बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारा सिग्मा बॉन्ड जो है पार्टिसिपेट करता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा बॉन्ड। अब हम पहुंचते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पे S तो एक ही होता है हमारे पास, P कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो SP2। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ये ऐसे बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर हम बात करें ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में, ऐसे ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ तो हमने ज्योमेट्री ड्रॉ कर दी कि लाइक ऐसे ज्योमेट्री होगी, यहाँ पे मैंने A लगा दी, यहाँ पे B लगा दी, यहाँ पे B, तो इसको बोलते हैं हम ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लेनर। कैसी, ऐसी, कितना है एंगल ये, 120 डिग्री। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल से देखते हैं अब, BCl3 हाफ बोरोन कौन से ग्रुप में आता है, 13 में, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में क्लोरीन कितने हैं, 3, तो 3 क्लोरीन, तीनों के तीनों ऐड हो गया 6/2 करके कितना आ गया, 3, तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। SP2 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री कौन सी है, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, इसको आपको मैं समझाती हूँ। ये देखो, ऐसी आपके पास ट्रायगोनल प्लेनर, प्लेनर है, प्लेनर का मतलब है कि जो भी सारे एटम हैं एक ही प्लेन में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये एंगल कितने का बन रहा है, 120 का एंगल बन रहा है। तो ये है आपके पास प्लेनर ज्योमेट्री, ट्रायगोनल, ट्रायंगल बन रही है और ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ रही है आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद अब हम जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे 4 होने चाहिए, यानी कि P हमारे पास 3 होते हैं, तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पे हमारे पास 2 केसेस होते हैं, एक होती है DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी SP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। कौन सी होती है,
टेट्राहेड्रल, और जब हमारे पास डी होता है तो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। अब इसको समझते हैं हम। सो ये है आपके पास टेट्राहेड्रल। देखो ये देख रहे हो टेट्राहेड्रल कैसे हैं कि ये आपके पास एक अबव आ रहा है ऐसे करके, अगर हम देखें एक मतलब ये दो ऐसे अगर हम लगा के देखें ऐसे करके, दो तो प्लेन पे आ रहा है, एक ऊपर की तरफ आ रहा है, एक पीछे की तरफ, टेट्राहेड्रल। अगर इनमें एंगल बनाए ना हम तो ये एंगल होता है 1/9 डिग्री, 1/9 पॉइंट में 5 डिग्री। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये याद नहीं रहता है आपके पास, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो किसी का भी 4 आ जाएगा, हम कैसे देखेंगे कि DSP2 होगा या फिर SP2 हो, मतलब हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ऐसे होता है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कैसे, ये देखो स्क्वायर बन रहा है ना, ये ऐसे ऐसे करके, ये स्क्वायर प्लेनर है क्योंकि स्क्वायर बना रहा है और प्लेन में इसके स्क्वायर प्लेनर। एंगल की बात करें, आपको पता चल रहा है कितना एंगल बन रहा है, 90, तो स्क्वायर प्लेनर में कितना है एंगल, 90 डिग्री का, ठीक है। आप याद रखोगे कि जो स्क्वायर प्लेनर है ना वो डी ब्लॉक एलिमेंट वाले बनाते हैं, और इसका एग्जाम्पल आपको कम ही आएगा। जैसे हमारे पास है NiCO4, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे निकल जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है आपके पास। अब मैं बात करूँ CH4 की, दिख रहा है आपको नीचे, CH4 निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर। हाफ कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, 14 में 4 हाइड्रोजन है, तो 4 और 4 क्या हो गया 8, अपॉन में क्या आ गया 2, तो हमारे पास 4, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आई होप आपने ये क्या कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने जा रही हूँ, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले डिस्कस करेंगे। देखो CH4 NH3 और है आपके पास H2O, इसका अभी निकाला हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया आपके पास 4। इसका देखो अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि जितने भी साइड आइटम्स है उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सभी का, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, देखो हाफ लगाया, नाइट्रोजन 15 ग्रुप में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस में हमारे पास क्या होता है 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 8/2 क्या आ गया 4। यहाँ पे भी देखो हाफ ऑक्सीजन 6 प्लस में 2, 8/2 करके क्या आ जाएगा 4। तो इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर ही 4 है हमारे पास। तो अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाऊँ ऐसे करके, हमारे पास C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, बट हमें तो पता है कि आया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, बट हमारे पास तो 3 ही हाइड्रोजन है, तो मतलब एक पोजीशन पे है लोन पेयर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें वाटर की, उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आया तो 4 ही है, पर 2 ही पोजीशन पर है हाइड्रोजन, बाकी दोनों पोजीशन पे क्या है लोन पेयर। सो देखो पिरामिडल शेप कैसी, ये देखो ये पिरामिड सा नहीं बन रहा है, इसको ना, इसकी शेप को बोलते हैं पिरामिडल। इसमें हम ज्योमेट्री की बात नहीं करते हैं, इस चीज़ को आप नोट डाउन करोगे, जब भी सेंट्रल आइटम पे हमारे पास लोन पेयर आएगा तो ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, शेप की। तो इसकी कौन सी शेप आई आपकी, पिरामिडल। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की है बेंट शेप, ऐसे ऐसे करके, ये है बेंट शेप ऐसे, तो ये कौन सी है, वी भी बोल सकते हैं ना इसको, ऐसे अगर मैं बना दूँ वी शेप, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपको, वी शेप और बेंट शेप है वाटर की। एंगुलर शेप भी बोल देते हैं उसको कि एंगल बन रहा है यहाँ पे, जैसे ये एंगुलर शेप भी बोल देते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, देखो क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है तो हमारे पास 109.5 ही एंगल होना चाहिए ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब आप एक चीज़ नोट डाउन करोगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर आ रहा है ना बाकी सभी में, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये,
कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब लोन पेयर बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम। विच मीन्स इसका तो 1 क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो जब भी इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो 109.5 डिग्री इसका सही है। इसमें एक लोन पेयर आ गया, इसमें 2 लोन पेयर आ गए, तो इसका जो एंगल होगा वो लेस देन 109 और 90 से बड़ा होगा, इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं। मतलब अगर इनमें कंपैरिजन आए कि बताओ किसका बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद इसका, फिर इसका। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन फ्रेम होता है आपके, अगर हम बात करें पेपर में। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आपके पास। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है बॉन्ड एंगल के ऊपर। जितने ज़्यादा किसी के भी ऊपर लोन पेयर आएंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी हमारे पास 2 केसेस हैं। ठीक है, 2 केसेस है, कौन कौन से, एक है हमारे पास ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, इसको हम TBP भी बोल देते हैं शॉर्ट में। और एक होता है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम पहले हम स्क्वायर पिरामिडल को देखते हैं। देखो स्क्वायर है विच मीन्स ऐसे आपके पास क्या होगा, स्क्वायर, उसके ऊपर एक पिरामिड होगा लाइक दिस। नीचे देखो आपका स्क्वायर बन रहा है, ये जो है ये पार्ट स्क्वायर है, ऊपर पिरामिड है। अब अगर मैं एंगल्स की बात करूँ तो एंगल्स आपको कैसे कैसे दिख रहे हैं, ये और इसके बीच में कितने का एंगल है, 90, तो ये सबके साथ ही कितने का एंगल बना रहा है, 90 का। तो यानी कि स्क्वायर पिरामिडल में एंगल कितने हैं हमारे पास, 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी TBP पे। ओके, तो ये हमारी TBP। देखो TBP को आप कैसे कंसिडर करोगे, एक ट्रायंगल है बाय पिरामिडल, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो आपको इसमें दिख रही है ट्रायंगल, ऐसे दिख रही होगी, देखो ऐसे दिख रही है ट्रायंगल, ये बन रही है ट्रायंगल, इधर को ट्रायंगल और ये 2 पिरामिडल बाय पिरामिडल। तो अगर मैं एंगल्स की बात करूँ तो एंगल्स कितने होंगे, ये जो ट्रायंगल आपस में ये कितने का एंगल बना रही है, 120 का। ठीक है, और जो ये हमारे पास पिरामिडल है ये इसके साथ कितने एंगल बना रहा है, 90 का। तो 120 और 90 का इसमें क्या है हमारे पास एंगल। एक और एंगल है इसमें, कौन सा, इन दोनों के बीच में 180 का। ठीक है, तो कौन सा है, 180 का भी है इसमें एंगल। तो ये हमारे पास TBP और स्क्वायर पिरामिडल जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो 5। स्क्वायर पिरामिडल में वही बात आ जाएगी, जब हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे तब हम बात करेंगे स्क्वायर पिरामिडल की। इसका एग्जाम्पल वही जो हमारे पास था, PCL 5। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखी हमने इसकी, है ना। ओके, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है हमारे पास sp3d और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp3। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन है इनकी। तो PCL 5 है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे हाफ, फॉस्फोरस 15 ग्रुप में 5, क्लोरीन है तो 5 अपॉन में 5 10, तो 10 अपॉन में 2 आ गया 5, ऐसे करके सिंपल Cl 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 Cl। ठीक है, तो ये तो था इसके सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें से क्वेश्चन देखो आपको कैसे फ्रेम होंगे। जैसे टेट्राहेड्रल में हमारे पास शेप आई ना, वैसे ही इसमें भी TBP में हमारे पास शेप आती है। मतलब अगर आपके पास लोन पेयर होंगे, वेट अ मिनट, लेट्स से आपके पास है XeF2। ठीक है, तो ये पता है आपको जीनोन है, नोबल गैस, इनके भी कंपाउंड होते हैं। तो ये नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर कितना पहुँचेगा 8, प्लस में
एटॉमिक नंबर नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ऐड होंगे तो 2, 8 + 2 क्या हो गया 10, 10 अपॉन में 2 क्या आ गया 5। तो ज्योमेट्री बनाते हैं इसकी, तो जीनोन क्योंकि 5 कोऑर्डिनेशन नंबर आया है तो TBP होगा। अब बात आती है कि ये दोनों फ्लोरीन हम कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें ना 2 पोजीशन है हमारे पास, ये जो है ना ये हमारे पास एक्सिस के ऊपर है ये, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं हम एक्सियल पोजीशन, ठीक है। और जो ये हमारे पास तीनों पोजीशन है, इन तीनों पोजीशन को बोलते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसमें जो हमारे पास है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में, क्योंकि इसमें ऐसा होगा ना, क्योंकि 2 ही एटम है, बाकी सारी पोजीशन पे क्या होगा हमारे पास, बाकी सारी पोजीशन पे हमारे पास लोन पेयर होंगे। तो लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्राई किया जाता है लोन पेयर को दूर दूर रखा जाए। तो इसमें अगर हम बात करें कि हमारे पास लोन पेयर दूर दूर कौन सी पोजीशन पे रहते हैं, इन पोजीशन पे, इन पे, मतलब लोन पेयर, मतलब अगर कोई भी साइड आइटम्स लगे हुए हैं तो इन पोजीशन पे वो सबसे पहले ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब एक फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, बाकी जो ये पोजीशंस है ये पोजीशन पे क्या है आपके पास लोन पेयर। अब जब भी लोन पेयर आ गए तो ज्योमेट्री की बात तो नहीं होगी, बात किसकी होगी, शेप की। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि आपको शेप बतानी है, तो जो भी लोन पेयर है ना उनको छुपा दो, ऐसे बचा के आपके पास, अगर आप लोन पेयर को छुपा देते हो तो ऐसे यही बचा, तो ये क्या बन रहा है, लीनियर। तो लीनियर हमारे पास शेप भी होती है, क्या है आपके पास, लीनियर शेप होगी इसकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में फ्रेम होते हैं कि उसकी शेप कौन सी होगी, यहाँ से शेप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बोर्ड एंगल वाला जो क्वेश्चन है वो टेट्राहेड्रल में से जनरली पूछा जाता है, यहाँ से शेप के, तो इसकी शेप क्या आई आपके पास, लीनियर शेप आई, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, 3 आपके पास है ClF3, ठीक है, ClF3 है। खुद से कोऑर्डिनेशन नंबर इसका फाइंड करना, वीडियो को पॉज करना, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना। देखो अब तक तो आपको आ जाना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर, हाफ बात वही है सबसे पहले कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। क्लोरीन 17 ग्रुप में आता है, 7 प्लस में 3 कितना पहुंच गया 10, तो 10 अपॉन में 2 करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 5, तो 5 आ गया, तो बना दो 5 वाला, 1 2 3 ऐसे करके 5। तो हमें पता है जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो साइड आइटम्स है वो पूरे नहीं हो तो हम पहले यहाँ से फुलफिल करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इन तीनों में से कहीं पे भी रख सकते हो, लेट्स से मैंने यहाँ पे रख दिया, बाकी दोनों पोजीशन पे क्या है आपका लोन पेयर। तो अब लोन पेयर है तो ज्योमेट्री तो कोई नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, शेप। लोन पेयर को भूल जाओ, ये रहा एफ, ये रहा एफ और ये रहा एफ, क्या बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ऐसे टी। तो इसको क्या बोलेंगे कि इसकी कौन सी शेप है आपकी, टी शेप, क्या बन रही है आपके पास, टी शेप। अगर 2 ऑक्यूपाई हो रहे हैं आपके पास, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ रहा है तो लीनियर, 3 ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो आपके पास टी शेप। अब देखते हैं 4 ऑक्यूपाई होते हैं फिर क्या होगा आपके पास, ठीक है, 5 हो गए तो वो TBP आ जाएगा आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। हमारे पास है लेट्स से SF4, क्या है SF4, सो हाफ सल्फर 6 4 10 वही 5 आ गया, बना दो फिर सल्फर को 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ से 1 2 3 4, चाहे वहाँ लगा दो, यहाँ पे लोन पेयर यहाँ भी लगा, इसको छुपा दो तो आपको ये लग रहा है एक सीसा बनता है, ये सीसा, क्या बोलते हैं इसको, सीसा शेप, ठीक है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, क्या बना है यहाँ पे, सीसा शेप, तो ये आपकी सीसा शेप आई आपके पास, ठीक है। तो ये था आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कि अगर आपके पास 5 के 5 है या फिर अगर 5 से कम ऑक्यूपाई होते हैं तो क्या क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में मैं लिख देती हूँ कि अगर आपके पास 2 साइड आइटम्स हैं तो शेप की बात होगी, 2 साइड आइटम्स है तो क्या आएगा आपका, लीनियर शेप, ठीक है। अगर 3 है 4 है, 3 है तो क्या होगा, टी शेप, 4 है तो क्या होगा, सीसा,
ठीक है, तो ऐसे हैं आपके पास ये। अब हम चलते हैं अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, हाइब्रिडाइजेशन पहुंचेगी sp3d2 या फिर d2sp2 भी, sp3 भी होती है इसकी। ठीक है, शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल। लाइक दिस वे, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कैसे दिख रहा है ये, ऐसे दिख रहा है, ऐसे 4 है और ये ऊपर की तरफ है। लेट्स से यहाँ पे ए है, बी, पी, ऐसे। तो अगर एंगल्स की बात करें तो एंगल्स कितने कितने नज़र आ रहे हैं इसमें, ऐसे अगर हम बात करें तो एंगल्स इस पर अगर हम देखें तो एंगल्स हमारे पास हैं ये सब के साथ 90, ये भी 90, आपस में भी 90, मतलब 90 और 180 के बन रहे हैं, 90 180 एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल आ गया ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल में भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं आपके पास, क्या फ्रेम होंगे कि वही है कि अगर सारे के सारे साइड एटम्स जो है आपके पास ऑक्यूपाई नहीं हो तो क्या शेप्स आएंगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल हो XeF4, ये है आपके पास XeF4, 8 प्लस में 4 क्या हो जाएगा 12, 12 अपॉन में 2 करके आ गया 6, तो 6 आ गया ज़ीनोन 1 2 3 4 ऐसे। अब इसमें तो 4 ही साइड आइटम्स है, तो कहाँ पे हम लोन पेयर लगाएं। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर यहाँ लगते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे साइड वाले पे लगते थे, इसमें यहाँ पे, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F और यहाँ पे F। क्या लग रहा है आपको ये क्या शेप बन रही है। वैसे आप कहीं पे भी लोन पे लगा रख सकते हो, मतलब दूर रखना है उसको, भूल जाओ इन सबको। इसको भूल गए तो क्या बन रहा है, देखो स्क्वायर। तो हमारे पास आई स्क्वायर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप, तो स्क्वायर प्लेनर शेप भी होती है। ठीक है, अब अगर आपके पास एग्जांपल हो, लेट्स से ज़ीनोन OF4, हाँ ऐसे करके देख लेते हैं। तो ये रहा ज़ीनोन, कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही आएगा क्योंकि ऑक्सीजन को तो हम ऐड नहीं करेंगे, तो F यहाँ पे, F यहाँ पे, F यहाँ पे, F यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O। शायद ये ज़ीनोन O4 क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो डबल बॉन्ड फ्रेम होगा यहाँ पे। तो ये जो शेप है इसको छुपा दो, कैसे बन रही है कुछ ऐसे करके। तो ये कौन सी है, स्क्वायर पिरामिडल, कौन सी है ये, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो ये आपकी आई है स्क्वायर पिरामिडल। सो कैसे आप ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो, कैसे आप शेप प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो मैंने सारी बात बता दी आपको। जब भी आपके पास लोन पेयर होगा तो आप शेप की बात करोगे, ज्योमेट्री को भूल जाओगे। ठीक है, ये अब सभी क्लियर हो गया आपको। और क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है यहाँ से देखो, अब मतलब ये हम हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी क्वेश्चन आपको फ्रेम होगा पोलर और नॉन पोलर का, कि कोई भी जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है, वो कैसे डिसाइड करोगे आप। पोलर क्या होते हैं, जिसमें होती है पोलैरिटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पोलैरिटी यानी कि डायपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, डायपोल मूवमेंट को हम यू से डोनेट करते हैं, मतलब वो ज़ीरो ना हो। नॉन पोलर क्या होंगे, जिसमें डायपोल मूवमेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो देखो जब भी हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्री होगी, रेगुलर ज्योमेट्री मतलब क्या है इसका, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड, all the side atoms should be same, must be same, all the side atoms
मस्ट बी सेम, तब हम बोलेंगे कि वो नॉन पोलर है। लेट्स से हमने ले लिया CH4 लिया, निकालो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा हमारे पास? देखने को तो लग रहा है कि इसमें साइड एटम सेम है, तो पर ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे हम। 4 प्लस में 4 करके क्या आ जाएगा 8, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4 H H H H। तो यहाँ पे साइड एटम्स भी सेम है हमारे पास, लोन पेयर भी कोई नहीं है, तो मतलब CH4 क्या हुआ आपका? लोन पेयर, सॉरी नॉन पोलर। अगर हम बात करूँ अब CO2 की, इधर करती हूँ, CO2 की, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑक्सीजन, तो हम सोचते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो पोलैरिटी शो कर देगा, बट देखो हाफ, इसमें 4, 2 तो ऐड नहीं होंगे, 2 ही आया, तो C डबल बॉन्ड O, कोई लोन पेयर नहीं है, साइड एटम सेम है, विच मीन्स डायपोल मोमेंट हो गया 0। सिमिलरली CCl4, हाफ, 4 प्लस में 4 8, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या आएगा? वही CH4 की तरह ही CCl न्यू इज इक्वल टू 0। तो ये सारे हमारे पास क्या आए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो ये रहा NH3 ले लेते हैं, एक H2O ले लेते हैं, एक ले लेते हैं CH2Cl2। तो NH3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही पहुंचता है, ये 3 पे तो लगा हुआ है H, एक पे आ गया लोन पेयर, तो लोन पेयर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। वाटर का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 ही पहुंचता है, HH, 2 पे है लोन पेयर, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जाएगा तो 4, Cl लोन पेयर तो नहीं है, बट क्या साइड एटम सेम है इसके? यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 2Cl है, नो, तो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स ये भी क्या है हमारे पास? पोलर मोलिक्यूल। ठीक है, तो आपने आज सारी चीज़ें सीखी हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में, शेप्स के बारे में, कैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स लगा के हाइब्रिडाइजेशंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद और क्या देखा आपने? और आपने डायपोल मूवमेंट देखा कि कोई भी है जो पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, बॉन्ड्स देखे, आयनिक बॉन्ड देखे, कोवलेंट बॉन्ड देखे। ठीक है, यहाँ से आप लगा के चलो, आराम से आपके 4 to 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनेंगे ही बनेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, तो अच्छा मैंने ये एग्जांपल नहीं दिया आपको, जैसे वो है कि कटायन हो अनायन हो, है ना, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो एक एग्जांपल उसका भी कर ही लेते हैं। चलो, लेट्स से आपके पास है NH, एक है 4 पॉजिटिव और एक है CO3 2 नेगेटिव, ऐसे हो, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, तो लगा दो फॉर्मूला, हाफ नाइट्रोजन 5, 4 है हाइड्रोजन, अब प्लस है, लूज़ करा हुआ इलेक्ट्रॉन मतलब -1, 4 + 5 9 - 8 2 आ जाएगा हमारे पास 4। अब एक बात पूछूं, क्या आप मेरे को बता सकते हो इट इज़ अ पोलर और नॉन पोलर? NH4 पॉजिटिव, इट इज़ अ नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है, साइड एटम्स सेम है आपके पास। ठीक है, अब ये आया CO3, यहाँ पे आया हाफ, 4 ऑक्सीजन के तो ऐड नहीं होंगे, 2 नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब गेन करे हुए हैं 2, 6/2, तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना दिए, नेगेटिव चार्ज भी है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। ऐसे कि अगर आपके पास चार्ज दे रखा हो तो उसको प्लस करके ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कैसे आए वो सारी बातें डिस्कस करी हैं, टॉपिक डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट सारे ही, जो भी यहाँ से इस चैप्टर में से क्वेश्चन बने हैं आपके। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।